नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी का एससीएस एकेडमी में। दोस्तों, आप सब लोगों तक खबर पहुंच चुकी होगी कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा जो 28 अप्रैल को निर्धारित थी वो अब बढ़ चुकी है आगे, और ये परीक्षा अब 23 जून को होने वाली है। तो सभी लोगों को लगभग 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है प्रिपरेशन करने के लिए, और इसी के साथ आप लगातार हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़कर लगातार हमारे लेक्चर्स को देखकर अपनी प्रीलिम्स की परीक्षा को लेकर बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और हमारी इस लेक्चर श्रृंखला का अगर हम सबसे बड़ी विशेषता देखें दोस्तों, तो हमारे इस लेक्चर श्रृंखला की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि हम इसमें थोड़ा पार्ट मेंस का भी कवर कर रहे हैं। मतलब आप ये मत सोचिए कि आप अगर हमारे लेक्चर श्रृंखला से जुड़े रहते हो और इसे देखते हो तो आपका सिर्फ प्रीलिम्स ही कवर होता है। मेंस के भी कुछ टॉपिक्स, या हम बोल सकते हैं कि बड़े लेवल पर जो व्यवस्था है या टॉपिक्स है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने इतिहास के इस लेक्चर श्रृंखला में जो यूनिट 1 है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। तो प्राचीन हो या मध्यकालीन भारतीय इतिहास के वर्तमान लेक्चर जो चल रहे हैं वो हो, हम लोगों ने यहाँ पर इसका डिटेल डिस्कशन किया है, ताकि मेंस में भी अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो भी ना छूटे, और प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए तो ये वो भी ना छूटे। और आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो यूपीएससी का एग्जाम भी ट्राई करते होंगे, या एसएससी सीजीएल आदि एग्जाम भी ट्राई करते होंगे। तो हमारा जो डिस्कशन है वो इतना ब्रॉड है दोस्तों कि आपका उस सेक्शन में भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये समझ लीजिए। बस आपको अच्छे से लेक्चर देखना है, नोट्स बनाना है और कॉन्सेप्ट्स को समझ लेना है कि क्या स्थिति है। ठीक है, तो सभी लोगों को मुबारक कि भाई एग्जाम की डेट आगे बढ़ चुकी है इलेक्शंस की वजह से। हम हमारी इस लेक्चर श्रृंखला को लगातार कंटिन्यू करेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी लगातार चलती रहे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं दोस्तों? इस टॉपिक का शीर्षक है मुगल साम्राज्य। दोस्तों, मुगल साम्राज्य का टॉपिक जो है वो सीधे तौर पर तो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। पिछले सालों हम लोगों को न्यूज में भी देखने को मिला था कि पाठ्यक्रम से कई सारी किताबों में से ये जो इतिहास का सेक्शन है मुगल साम्राज्य आदि का, वो हटा भी दिया गया है। कुछ जगहों पर है, कुछ जगहों से हटा दिया है क्योंकि इसका दोहराव हो रहा था। हम लोगों को ये क्यों पढ़ना है दोस्तों? एक तो इसलिए कि एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो हम लोगों का छूट जाएगा, तो हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, इसलिए हम लोगों को पढ़ना है मुगल साम्राज्य। दूसरा कि हाल ही में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, और रामलला की जो मूर्ति थी उसका प्राण प्रतिष्ठित कर दिया गया है, और हमारे देश में राम आ चुके हैं। जब हम राम मंदिर के इतिहास को देखेंगे दोस्तों, तो 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद ये राम मंदिर हम लोगों को मिला है। ये बहुत बड़ी बात है वर्तमान सरकार की और भारत के सुप्रीम कोर्ट की, कि उनके एक सहयोगात्मक रवैये और निर्णय के बाद मंदिर बनने का रास्ता क्लियर हुआ। कई सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया, खासकर हमारा देश का विपक्ष। लेकिन हमको हमारे एग्जाम की दृष्टि से अगर देखें तो एक तो इस मंदिर निर्माण की कला भी डिस्कशन का मुद्दा बनी, कि जिस रूप से इस मंदिर का निर्माण हुआ वो कौन सी कला में हुआ। हम लोगों ने गुप्त साम्राज्य के दौरान जब कला संस्कृति पर विचार किया था तो वहां मैंने इस बारे में डिटेल में बताया है, आप उस गुप्त साम्राज्य वाले लेक्चर को देखिएगा, वहां आपको समझ में आएगा। लेकिन यहां जो ढांचा पहले रहा जिसको तोड़ दिया गया था वो बाबरी मस्जिद का ढांचा था। अब उस ढांचे पे, जो बाबरी मस्जिद का ढांचा रहा, उस ढांचे पर एक विवाद पूरा बना रहा, और हमें राम मंदिर बनाने का कहीं ना कहीं वहां पर निर्णय हुआ। अब ये ढांचा जो था वो किसने बनवाया था? तो वो बाबर के समय का था, और बाबर मुगल साम्राज्य का भारत में संस्थापक था। तो यहाँ करंट टू कोर अगर हम स्टडी करें तो भी मुगल साम्राज्य तक जड़ें जाती हैं। तो हम लोगों को विभिन्न चीजों की वजह से इस लेक्चर को देखना चाहिए, और दूसरी बात इसलिए भी देखना चाहिए कि अगर राम मंदिर हमारा निर्माण हुआ है, दोबारा रामलीला की जो मूर्ति उसकी प्राण प्रतिष्ठा वहां हुई है, तो ये भी समझना होगा कि बाबर क्या था या कौन था, ये मुगलों की क्या नीति थी, किस वजह से या किस प्रकार से इन्होंने भारतीय धर्म पर अत्याचार करना शुरू किया, और क्या क्या स्थिति थी। भाई जो हमारे ऊपर अत्याचार किया, किस प्रकार से क्या हमारा शोषण हो, उसकी जानकारी भी होना चाहिए। तो एग्जाम की दृष्टि से हो या साधारण जानकारी की दृष्टि से हो, दोनों ही उद्देश्य से हमें ये टॉपिक पढ़ना चाहिए, इसलिए हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा और कोई हमारा मेन मोटिव नहीं है इस लेक्चर को डिस्कशन करने का। कई सारे लोग इसका विरोध भी करते हैं कि सर आप मुगल साम्राज्य पर डिस्कशन कर रहे हैं, हमें बाबर को जानने की जरूरत नहीं है। हम बाबर को नहीं जानना चाहते, हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि क्या परिस्थितियां थी उस समय, ताकि एग्जाम में हमारा क्वेश्चन ना छूटे। तो हम इसको डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ जब मुगल साम्राज्य की बात करते हैं दोस्तों, तो समझिएगा मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, और इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में लड़ता हुआ मारा जाने वाला पहला सल्तनतकालीन शासक बना था। 1526 में जिस मुगल साम्राज्य की बाबर ने स्थापना की, वो अंततः 1862 तक हम लोगों को दिखाई पड़ता है।
1862 जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहां बहादुर शाह जफर, ये बहादुर शाह जफर जो है, ये बहादुर शाह द्वितीय भी कहा गया, और ये 1857 की क्रांति में हमारे सैनिकों के द्वारा नेता चुना गया था। और इसकी मृत्यु 1862 में हुई थी रंगून में, जहां अंग्रेजों ने इन्हें 1857 की क्रांति के दमन के बाद गिरफ्तार करके रखा था और वहीं इनकी मृत्यु हो गई। तो इसकी मृत्यु के साथ ही मुगलों का अंत हो चुका था, अंतिम शासक भी खत्म हो चुका था। तो बाबर से लेकर यहां 1526 में कौन आता है? बाबर। बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक लगभग 19 शासक हम देखते हैं किसमें? मुगल साम्राज्य में। और इन सभी में 6 जो रहे, प्रथम 6 प्रथम जो रहे दोस्तों, वही महत्वपूर्ण रहे, वही ऐसे शासक रहे जो हम लोगों को शक्तिशाली दिखाई पड़ते हैं, जिनके समय हम लोगों को मुगल काल में कोई ऐसी व्यवस्था देखने को मिली। तो ये 6 प्रथम शासक कौन थे? जिसमें से एक तो आप बाबर का नाम लिख सकते हैं, बाबर के बाद आता है हुमायूं, हुमायूं के बाद आता है अकबर, अकबर के बाद आता है जहांगीर, जहांगीर के बाद आता है शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। औरंगजेब, इन सब के बारे में हम देखेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने हमारे धर्म, हमारी संस्कृति पर प्रहार किया, अकबर के समय में क्या क्या काम हुए थे, सब चीजों को यहाँ देखेंगे। लेकिन ये 6 इंपॉर्टेंट जो प्रारंभिक मुगल शासक रहे, इनके बारे में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद का जो दौर होता है दोस्तों, हम उसको मुगलों का पतन, मुगलों का पतन इस शीर्षक के साथ स्टडी करते हैं, जिसमें बहादुर शाह प्रथम से लेकर हम बहादुर शाह द्वितीय तक समस्त शासकों को देखेंगे। ये वाला जो टॉपिक होगा, ये मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्सा हो जाता है, क्योंकि यहां से हमें अंग्रेजों के अधीन सारी गतिविधियां देखने को मिलती हैं। तो ये पूरा हमारा लेक्चर देखने को मिलेगा। सीमांकन जो किया गया वो 1526 से लेकर 1707 का जो इलाका है, ये मध्यकालीन इतिहास में आता है, और 1707 से बाद का जो पूरा के पूरा इतिहास है वो आधुनिक काल में लिया जाता है। तो हम आधुनिक काल में इन सभी शासकों को बाद के डिस्कशन करेंगे। मध्यकालीन इतिहास में जो मुगल साम्राज्य का स्टडी करेंगे वो औरंगजेब तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। किस प्रकार से औरंगजेब के क्रूर राजा के तौर पर हिंदू संस्कृति को खत्म करने पर, हमारे देश में पूरी तरीके से इस्लाम की स्थापना पर उदारू था, इन सभी चीजों को यहाँ पर हम डिटेल में समझेंगे। क्लियर दोस्तों? लेकिन जिस मुगल साम्राज्य की स्थापना की हम लोग बात कर रहे हैं, उसकी जड़ें भी हम लोगों को पता करनी चाहिए। उसकी जड़ें कहां से आती हैं दोस्तों? तो कहीं ना कहीं हमें तैमूर लंग की व्यवस्था देखने को मिलती है। तैमूर लंग इसलिए कहा गया क्योंकि ये एक पैर से लंगड़ा था। एक युद्ध के दौरान इसका एक पैर खत्म हो चुका था, तो एक पैर से लंगड़ा था। बावजूद इसके लगभग 2 करोड़ लोगों का हत्यारा ये रहा। एक बहुत बड़े क्षेत्र पर आक्रमण इसने किया, भारी मात्रा में लूटपाट की। तैमूर के वंशज ही हम लोगों को देखने को मिलते हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सब तैमूर के वंशज। तैमूर कौन है, अब यहां समझना पड़ेगा। तो तैमूर की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहां समझिए कि ये उज्बेकिस्तान के शहर है सब्ज, ये जगह है, यहां इसका जन्म हुआ लगभग 6 अप्रैल 1336 के आसपास जन्म यहां हुआ। और जन्म एक बहुत ही गरीब साधारण परिवार में इसका हुआ था। जब बाल्य अवस्था थी इसकी, तो ये छोटी मोटी लूट करता था। लूट बोले तो चोरी चमारी के जो काम होते थे, वो चोरी के काम ये करते थे बचपन में। हम जनरली बोलते हैं इसको चोरी चपाटी के काम करना। तो चोरी चपाटी के काम ये बचपन में करता था, और धीरे धीरे करके बड़ा होता चला गया, और बड़ा लुटेरे के तौर पर, है ना, लूट की, और बड़ा लुटेरा बन गया। अब बड़े लुटेरे के तौर पर आप किसको देख रहे हैं? तैमूर को देख रहे हैं। कई सारी जगहों पर लूटपाट करता रहा, धन इकट्ठा करता चला गया, लोगों को अपने साथ जोड़ता चला गया। और जैसे ही 1369 में समरकंद के शासक की मृत्यु होती है, तो ये वहां अपने आप को राजा बना लेता है। अब समझना यह है कि तैमूर जो रहा वो अपने आप को चंगेज खां का वंशज बताता है। तैमूर कहता है कि मैं चंगेज खां का वंशज हूं। अपने आप को चंगेज खां का वंशज बताते हुए मंगोलों से अपना संबंध जोड़ता है कौन? तैमूर। लेकिन वास्तव में ये था तो दोस्तों एक तुर्क था, और तुर्क भी वैसा था कि जो शुरू से इस्लाम के अंतर्गत नहीं था। शुरू से इस्लाम के अंतर्गत नहीं था। अब शुरू से इस्लाम के अंतर्गत नहीं होने का क्या मतलब है? शुरू से इस्लाम के अंतर्गत नहीं होने का मतलब यह है कि शुरू से ये मुस्लिम नहीं था। बाद में इसने मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया, इस्लाम को एक्सेप्ट किया, और बाद में प्रचार प्रसार के अंतर्गत आया। और अलग अलग क्षेत्रों पर आक्रमण करने के उद्देश्य इसके वही रहे, एक तो इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। इसका सीधा सा ये टारगेट था कि जो इस्लाम को नहीं मानता उसको मार डालो, जो इस्लाम को नहीं मानता उसको मार डालो, और दूसरी बात है कि उस पूरे के पूरे क्षेत्र को लूट लो।
तो बहुत बड़े भूभाग पर इसने लूटपाट की। 1369 में ये समरकंद में राजा बनता है मंगोल शासक की मृत्यु के बाद। और एक बात और याद रखिएगा कि तैमूर अपने पूरे जीवन में चंगेज खां की नकल करता रहा, चंगेज खां की नकल करता रहा पूरे जीवन में। लेकिन एक मामले में ये चंगेज खां की नकल बिल्कुल नहीं कर पाया। किस मामले में? जब आप चंगेज खां को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि चंगेज खां ने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था, तैमूर कभी बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाया था। इसे आप एक लुटेरे के तौर पर, एक आक्रमणकर्ता के तौर पर, एक आक्रांता के तौर पर ही जानते हैं, क्योंकि ये अपने पूरे जीवन में कोई भी साम्राज्य स्थापित करने में नाकामयाब रहा। एक जगह आक्रमण कर वहां लूट की, दूसरी जगह आक्रमण कर वहां लूट की, तीसरी जगह आक्रमण कर वहां लूट की। पूरे जीवन भर धन संपदा एकत्र करने में ही रहता चला गया, लोगों की हत्याएं करता चला गया। कहीं इसका कोई बड़ा साम्राज्य या ऐसी व्यवस्था में देखने को नहीं मिली। लेकिन पूरे जीवन भर किसकी नकल करता चला गया? ये चंगेज खां की नकल करता चला गया। दोस्तों अब यहां इसके बारे में जानकारी देने वाला ग्रंथ भी देख लीजिए, तुजुक-ए-तैमूरी जो है इसकी जीवनी है, जिससे हमें तैमूर के बारे में जानकारी मिलती है। और यहां से पता चलता है कि तैमूर ने इराक के क्षेत्र को जीत लिया, ईरान के क्षेत्र को जीत लिया। यहां जीतने के बाद वापस लौट रहा था तो अफगानिस्तान पहुंचा। जैसे अफगानिस्तान पहुंचा तो इसका गुप्तचर, एक गुप्तचर जो है वो यहां इसको मिला। एक गुप्तचर मिला और इसने मिलने के बाद इसको भारत की जानकारी दी। इसने कहा कि सुल्तान देखो, भारत जो है एक बहुत ही संपन्न प्रदेश है, सोने की चिड़िया इसे कहते हैं, खूब धन संपदा है, शानदार देश है। जलवायु की दृष्टि से देखें, संस्कृति की दृष्टि से देखें या पैसे की दृष्टि से देखें, भारत जैसा देश में किसी चीज की कमी नहीं है। तैमूर ने कहा अच्छा, तो भारत पर आक्रमण करने का कारण एक तो प्राप्त हो गया, दूसरा कारण क्या था कि इससे दूसरी बात यह है कि यहाँ तुगलक शासक हुआ करता था, फिरोज शाह तुगलक, जिसकी डेथ हो गई थी 1388 ईस्वी में, 1388 में। उसके बाद से इसके जो वंशज रहे हैं वो बहुत ही नकारा निकम्मे रहे हैं, भोग विलासतापूर्ण जीवन जीते, योग्य वो बिल्कुल नहीं है। अब बोले अयोग्य हैं बाकी के शासक, अगर बाकी के शासक अयोग्य हैं तो फिर हमें कहीं ना कहीं मौका मिल जाएगा आक्रमण करके, लूटपाट करके जीतने का। तो तैमूर ने कहा कि ये बहुत अच्छा समय है इस क्षेत्र पर आक्रमण करके इस क्षेत्र को लूटने का। ठीक है, बोले कि यार आक्रमण तो तुम करोगे, लेकिन यह एक बात और समझ लीजिए कि यहाँ जो सुल्तान है वो है महमूद तुगलक। जो महमूद तुगलक यहाँ का सुल्तान है, उसके पास एक बहुत बड़ी हाथी की सेना है। ये जो हाथी की सेना है, इस सेना के बारे में मैंने सुना है कि ये सेना जो होती है, इसके हाथी जो है उसके ऊपर पूरा एक लोहे का कवच लगा होता है। जो लोहे का कवच, उस पर बारीक बारीक से कीले होते हैं, वो निकले होते हैं बड़े बड़े। जो बारीक बारीक से कीले उस पर कवच पर निकले थे, तो ऐसे में ना तो कोई तीर ना कोई तलवार उस हाथी को ऊपर कोई असर कर रहा है। पूंछ जो होती थी हाथी की, उसमें एक बड़ा सा बोल सकते हैं हथियार लगा देते थे, तो हाथी पूंछ हिला हिला के लोगों को मार देता था। बोले हाथी के जो दांत हैं, उनके जो बाहर के दांत होते थे, उन बाहर के दांतों पर जहर लगा देते थे, जाकि वो युद्ध के दौरान हाथी सैनिकों के पेट में अपने दांत घोंपकर उन्हें मार देते थे। हाथी इतने खतरनाक है कि सूंड में पकड़ पकड़ के लोगों को उठा उठा पटक के फेंकते हैं, घोड़ों को पछीट देते थे, लोगों को, सैनिकों को मार देते हैं। बोले हाथी की सेना जो है वो बहुत क्रूर है, तो इसको देखते हुए हमें आक्रमण की योजना बनानी चाहिए। तो तैमूर ने कहा कि चलो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस तैमूर ने यहां से भारत की ओर आने का रास्ता जो था वो तय करना शुरू कर दिया। अब सोचिए कि तैमूर भारत किस रास्ते से होकर आ रहा है। तैमूर भारत उस रास्ते से होकर आ रहा है जिसमें बर्फ के बहुत बड़े प्रदेश मिलने वाले हैं। तैमूर उस रास्ते से भारत आने वाला है जहां लंबा रेगिस्तान है, सूखा प्रदेश है। तैमूर भारत में उस प्रदेश से आने वाला है जहां पूरी बंजर भूमि है, कोई भी वनस्पति या उत्पादकता वहां पर नहीं है। अब अगर आप इतनी बड़ी सेना, लगभग 1 लाख की सेना लेकर भारत की ओर आ रहे हो, तो खाने पीने का सामान भी आपको साथ में लाना पड़ेगा। तो खाने पीने का सामान भी ढो रहे हैं, क्योंकि रास्ते में आपको खाने पीने का सामान कहीं नहीं मिलेगा, तो वो भी ढो रहे हैं। अब लंबे समय तक सेना चलकर आ रही है। और आगे दिक्कत ये आई कि इनको पर्वतीय प्रदेशों को पार करके आना था, उत्तर पश्चिम के क्षेत्र से हिंदुकुश आदि पर्वतों को। और ये जब पर्वतीय प्रदेश में पहुंचे तो इनके सामने एक और चैलेंज आ गया कि जैसे जैसे ये पर्वत की ओर बढ़े तो इनके सामने एक प्रकार से खराब पूरा रास्ता आ गया। रास्ता ऐसा था कि वहां पैदल चलना भी आसान नहीं था, और ये लोग घोड़े से चले आ रहे थे। कई सारे घोड़े सैनिकों के साथ खाई में गिर गए, नीचे की तरफ हजारों घोड़े गिर गए। कई बार तो ऐसा भी मौका आया कि तैमूर को भी कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। क्यों? क्योंकि तैमूर जब घोड़े से जा रहा था तो उसका सेनापति आके बोलता है कि बादशाह देखो तुम भी नीचे उतर लो वरना गिर जाओगे नीचे। क्यों? बोले घोड़े तो ठीक है, पैदल चलने की स्थिति नहीं है,
और तुम घोड़े पे बैठकर जाने की बात कर रहे हो। अब दिक्कत ये थी कि तैमूर लंगड़ा था, लंगड़ा होने के बावजूद उसको कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। इस प्रकार से तैमूर आगे बढ़ता चला गया। एक जगह ऐसी भी आई जब उसके सैनिकों ने कहा कि देखिए आगे बढ़ना तो संभव नहीं है, मर जाएंगे। तो तैमूर ने कहा कि देखो भाई, आगे जाते हैं, अगर और दिक्कतें आई तो वापस लौट लेंगे, वरना पहुंच ही जाएंगे, और पहुंचेंगे तो हम लोगों को बहुत सारा धन और बहुत सारे वैभव प्राप्त हो जाएगा। और दूसरी बात है कि एक चांस लेने में क्या दिक्कत है। तो चांस लेते 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 आगे बढ़े। लगभग 1000 किलोमीटर का इन्होंने रास्ता तय किया। 1000 किलोमीटर का रास्ता तय करके अंततः तैमूर की सेना आ गई सिंधु नदी तक। कहां आ गई? सिंधु नदी तक, खैबर दर्रे को प्राप्त करके। जब इनकी सेना सिंधु नदी तक आई तो इस बात की जानकारी मिल गई महमूद तुगलक को। महमूद तुगलक जो रहा बड़ा बेचैन हो गया तैमूर के आने की खबर सुन के। इसके दो प्रमुख वजीर थे, एक का नाम था सारंग खां और एक का नाम था मल्लू खां। सारंग खां ने पहले प्रयास किया, तैमूर की सेना जब सिंधु नदी के किनारे पर थी तो सारंग खां ने उस पर आक्रमण किया। बोला अभी जाके और खत्म करके आता हूं 2 मिनट में। अब भाई सारंग खां गया तो सही, कुछ घंटों में तैमूर की सेना ने सारंग खां की चटनी बना दी, खत्म कर दिया उसको। अब तैमूर की सेना दिल्ली की तरफ बढ़ती है। दिल्ली की तरफ जब बढ़ी तो दिल्ली के पास में एक जगह थी लोनी। ये लोनी नामक जगह पर इसने अपना शिविर स्थापित कर दिया। अब सोचिए जरा कि तैमूर सिंधु से लोनी तक के इलाके तक जब आया तो इसने भारत के कई सारे मंदिरों को रास्ते में ही तोड़ दिया था। भारत में जगह जगह नुकसान करते हुए आया और इसने कई सारे हिंदुओं को अपने पास बंदी बना लिया था। संख्या की अगर बात करें तो कई जगह पर पता चलता है कि लगभग 1 लाख हिंदुओं को इसने दिल्ली आने तक अपने पास बंदी बनाकर रखा था। लेकिन जब ये दिल्ली तक पहुंचने वाला होता है तो इसके दिमाग में सोच आती है कि भाई अगर मैं दिल्ली गया इन सभी बंदियों को लेकर जो कि हिंदू हैं और मैंने दिल्ली पर आक्रमण किया, लूट की, तो इनके मन में ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं एक बोल सकते हैं कि उन लोगों के प्रति भावना विकसित हो जाए और जोश में आकर ये हमारे सैनिकों के ऊपर ही आक्रमण कर दें। इस डर से तैमूर ने दिल्ली आने से पहले रास्ते में ही इन सभी 1 लाख हिंदुओं को मारने का आदेश दे दिया और सबके गले काट दिए गए थे। दोस्तों सोचिए किस प्रकार का मंजर होगा इस दुष्ट को लेकर कि तैमूर के एक आदेश पर उसके सैनिकों ने 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं के वहीं गर्दन काट दी थी। रास्ते में आते आते हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार इस व्यक्ति ने किया। और अंततः ये जब दिल्ली के पास पहुंचा तो मल्लू खां जो इसका महमूद तुगलक का प्रमुख वजीर था, इसने एक प्लान बनाया कि देखिए तैमूर तो उड़ा देगा अपने को। बोले क्या करें? बोले मुझे अपने हाथियों की सेना जो है उस पर बड़ा विश्वास है। बोले हम प्लान बनाते हैं और हाथियों की सेना के माध्यम से तैमूर की सेना को उड़ा देंगे, गाजर मूली की तरह कुचल देंगे। बोले क्या ठीक है। मल्लू खां ने प्लान बनाया कि अगले दिन सुबह आक्रमण करेंगे और हाथी लेकर जाएंगे, हाथी से पूरी सेना को कुचल उचल डालेंगे, सारी सेना भाग जाएगी। लेकिन तैमूर जो था वो इससे 2 कदम आगे था, 2 क्या 4 कदम आगे था। कैसे? तैमूर ने क्या किया, लोनी में तो जगह ले रखी थी, दिल्ली के पास में वो पहुंच गया था। उसने अपने लोगों को भेजा और महमूद तुगलक की सेना के एक इंपॉर्टेंट सैनिक को उठा के ले आया। उसको खूब पीटा बेचारे को। उसको खूब पीटने के बाद उससे इनके सारे के सारे प्लान को पता कर लिया। अब तैमूर को पहले ही पता है कि अगले दिन ये हाथियों की सेना से किस प्रकार से आक्रमण करने वाले हैं। पूरी प्लानिंग के साथ तैमूर पहुंचता है। अगले दिन लगभग 9-10 बजे सुबह जो थे वो दरवाजे खुलते हैं किले के और हाथियों की सेना के साथ महमूद तुगलक और मल्लू खां आकर तैमूर की सेना को धड़ाधड़ मारने लगते हैं। हाथी जहां तहां मारने लगे। लेकिन तैमूर ने पहले ही व्यवस्था कर रखी थी। तैमूर ने क्या किया, तैमूर ने कई सारे बैल बुलवा रखे थे, कई सारे ऊंट बुलवा रखे थे। ये जो बैल थे, ये ऊंट थे, इनके ऊपर बांधे गए लकड़ी के गत्ते, टुकड़े बांध दिए और उन पर लगा दी सूखी घास। सूखी घास लगाकर ऊंट और बैल तैयार कर रखे थे तैमूर ने। जैसे ये हाथी आए, इन हाथियों के क्षेत्र के पास में ही एक बहुत बड़ी नाली टाइप भी बना रखी थी उसने, छोटी सी खाई। जैसे ये हाथियों के लोग आए ना, वैसे ही इसने क्या किया, बैलों के ऊपर और ऊंट के ऊपर लगे गत्तों पर लगा दी आग। अब वो आग जलते हुए वो भागने लगे, जिसकी वजह से हाथी जो थे महमूद तुगलक के और मल्लू खां के, वो सब हाथी भगदड़ मच गई और हाथियों ने अपने सैनिकों को कुचलना शुरू कर दिया। कई सारे हाथी गड्ढे में गिर गए। इस प्रकार से हाथियों की सेना को खदेड़कर तैमूर ने बहुत बुरी तरीके से महमूद तुगलक की सेना को हरा दिया और ये यहां से भाग निकले।
बाद में तैमूर दिल्ली क्षेत्र में प्रवेश करता है और शहर में प्रवेश कर ऐसी दिल्ली की कोई गली नहीं थी, ऐसा दिल्ली का कोई घर नहीं था जहां तैमूर ने लूटपाट ना की हो, जहां हिंदुओं की हत्या ना की हो। पूरी दिल्ली शहर की गलियां जो थी वो खून में बह रही थी और बहुत भयंकर खूना खान किया तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण करके। लगभग 15 दिन तैमूर दिल्ली शहर में गुजारता है और ये 15 दिन में तैमूर ने इतना नुकसान कर दिया था कि अगले 100 साल लग गए थे दिल्ली को रिकवर करने में। अथाह धन संपदा की लूट की, हजारों लोगों को मारा, सैकड़ों मंदिर तोड़े, कई सारे जगह पर विनाश कर दिया सैनिकों के रूप से, धन संपदा के तौर पर तैमूर ने। सीधे तौर पर इस्लाम का भारत में प्रचार कर रहा था, सीधे तौर पर यह कह रहा था कि इस्लाम ही सब कुछ है, तुम्हारी संस्कृति कुछ नहीं है, हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता को विनाश पर उतारू था। लेकिन हमारे दुर्भाग्य यह था कि हमें यहाँ ऐसा कोई शासक नहीं मिला जो इसका सामना कर सकता था। जो शासक मौजूद थे वो इस क्षेत्र तक पहुंच ही नहीं पाए या उनका ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं रही। अब तैमूर ने हमारे आक्रमण किया, हमें 100 साल लगभग लग गए थे बोल सकते हैं उसको रिकवर करने में। ये तुगलक डायनेस्टी के पतन का भी कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 1414 में तुगलक डायनेस्टी खत्म हो जाती है। तैमूर अपने उत्तराधिकारी के तौर पर इन प्रदेशों में खिजर खां को छोड़ जाता है क्योंकि खिजर खां उसका सेनापति था। यहाँ से सैयद डायनेस्टी की स्थापना होती है। लेकिन तैमूर का भारत में कोई साम्राज्य नहीं बन पाया था दोस्तों। अब तैमूर ने आक्रमण किया और वो लूटपाट करके चला गया। इस आक्रमण की एक विशेषता भी थी, विशेषता बोल दीजिएगा कि किस प्रकार का इसने काम किया था कि तैमूर ने जब आक्रमण किया हमारे ऊपर तो जितने भी हिंदुओं के सिर काटे थे ना, उन सिरों की मीनारें बना दी थी, दीवारें बना दी थी। जहां जहां तैमूर आक्रमण करके जाता था वहां सड़कों पर ऐसे माला के तौर पर लोगों की खोपड़ियां लटका देता था। पेड़ों पर, खंभों पर जगह जगह लोगों की गर्दनें काट काट के लगा दी गई थी। एक प्रकार से यह तैमूर के आक्रमण का सिंबल बन गया था। आगे जाकर कहीं पर भी इस प्रकार की खोपड़ियां लटकी मिलती तो लोग अपने आप समझ जाते थे कि इस प्रदेश पर किसका आक्रमण हुआ है, तैमूर का आक्रमण हुआ है। तो इस प्रकार का भयानक दृश्य जो है वो तैमूर के समय हुआ दोस्तों। और हमारे देश को, हमारी संस्कृति को इसने खत्म करने का बहुत बड़े स्तर पर प्रयास किया। लेकिन भारतीय संस्कृति इतनी कमजोर नहीं थी कि इनके थोड़े से इससे प्रभावित होकर खत्म हो जाएगी। आज फिर लगातार हमारी संस्कृति अजय है, अमर है दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो तैमूर जो है वो लगभग 1405 के आसपास चाइना पर आक्रमण करने वाला था और इस दौरान इसकी मृत्यु हो जाती। 1405 में तैमूर की मृत्यु हो गई। 1405 में तैमूर की मृत्यु हुई और जैसे तैसे करके तुर्की साम्राज्य वहां चलता चला गया। अब तुर्की साम्राज्य वहां चलता चला गया, लेकिन आगे जाकर इसी वंश में एक और व्यक्ति का जन्म होता जिसका नाम था बाबर। आप इसे जहीरुद्दीन बाबर के नाम से जानते हैं क्योंकि जहीरुद्दीन इसका वास्तविक नाम हमें देखने को मिलता है। बाबर तैमूर का ही वंशज रहा, तुर्क था ये दोस्तों, और इसने 1526 में भारत पर आक्रमण किया। बाबरी मस्जिद इसी के सेनापति के द्वारा बनवाई गई थी, मीर बाकी उसका नाम था। तो ये कहीं ना कहीं पानीपत के मैदान में बनाई गई व्यवस्था थी और 1526 में बाबर का भारत पर आक्रमण होता है। अगर हम इसके प्रारंभिक जीवन की बात करें दोस्तों तो लगभग 14 फरवरी को 1483 को इसका जन्म हुआ था समरकंद उज्बेकिस्तान के फरगना में। कुछ जगह पर इसका फरगना नाम भी मिलता है, फरगना। यहां इसका जन्म हुआ। पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा इसका पिता था और मां जो थी वो थी कुतुलुग निगार खानम। कुतुलुग निगार खानम। अब कुतुलुग निगार खानम इसकी मां है। ये मां जो थी वो मंगोल थी। मंगोलों में मां थी 14वीं पीढ़ी की मंगोल थी और पिता उमर शेख मिर्जा 5वीं पीढ़ी का ये तुर्क था। तो ये समझ लीजिए कि बाबर में सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि ये मंगोलों का और तुर्क दोनों का मिश्रण था। मंगोल और तुर्क दोनों का मिश्रण था। एक संकर प्रजाति के तौर पर आप बाबर को देखते हो। इसका नाम पड़ा दोस्तों चतगाई तुर्क। इसने चतगाई तुर्क ये कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन हम बाबर को एक तुर्क के तौर पर यहां पर देखते हैं कि तुर्की व्यक्ति रहा है बाबर। तो तुर्कों की एक शाखा बनी चतगाई तुर्क, ये बाबर का व्यवस्था रही। अब कुतुलुग निगार खाना कौन थी? मंगोल थी और उमर शेख मिर्जा जो था वो 5वीं पीढ़ी का तुर्क था। आगे जाकर हम देखें तो लगभग 11 वर्ष की उम्र में जो बाबर रहा वो फरगना का क्या बनता है? शासक बनता है। 11 वर्ष की उम्र में फरगना का शासक बन गया, मतलब लगभग 1494 के आसपास।
अब 1494 के आसपास फरगना का शासक बना और शासक बच्चा था भाई, क्या कर लेगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बड़ा होता चला गया, अपने आप को स्थापित किया संरक्षण में लोगों के। और 1501 में बाबर ने क्या किया, समरकंद पर आक्रमण कर दिया। समरकंद पर आक्रमण करके उसको विजय किया बाबर ने, और इसको विजय करने के बाद 8 महीने ही इस पर बोल सकते हैं कब्जा कर पाया, और बाद में समरकंद इसके हाथ से दोबारा से चला गया। फिर बाबर क्या करता है, अपने प्लान को बदलता है, और बाबर फिर 1504 में काबुल और गजनी के प्रदेश को जीत लेता है। इस प्रदेश को जीतने के बाद ये मिर्जा का टाइटल ले लेता है, और अंत में बाद में ये 1507 में बादशाह की उपाधि धारण कर लेता है। इस समय ये मुल्तान पर विजय प्राप्त कर चुका होता है। अब बाबर ने एक बहुत बड़ा क्षेत्र जीत लिया, अफगानिस्तान के क्षेत्र तक ये आ गया। अब इसने प्लान बनाया कि मुझे भारत की तरफ आक्रमण करना है। इसके पहले ये ईरान के क्षेत्र की तरफ ये आक्रमण कर चुका था, इराक के क्षेत्र की तरफ चला गया था ये। अब यहां ये 1519 के आसपास भारत पर आक्रमण करता है। कहां पर, बाजौरा पर। तो एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाएगा कि भारत पर पहला आक्रमण बाबर का कब हुआ था, 1519 में बाजौरा पर। और इसी के साथ इसने भेरा नामक जगह पर भी आक्रमण किया। ये वो आक्रमण था जब इसका पुत्र हुमायूं भी इसके साथ था। हुमायूं पहली बार भारत इसी समय आया था, ये ध्यान रखिएगा। और इसके क्रम में हम बोल सकते हैं कि ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बाबर ने आक्रमण करके जीतना शुरू किया। बाबर हारू नदी को पार करके भारत आया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये पेशावर के पूर्व की तरफ नदी मिलती है, वहां पर हारू नदी को पार करके भारत आया, बाद में सिंधु तक देखने को मिला। और 15 दिसंबर 1525 को बाबर पुनः भारत में प्रवेश करता है। कहा जाता है कि बाबर ने काबुल को, काबुल जो अफगानिस्तान है, काबुल अफगानिस्तान का जो प्रदेश रहा, इस प्रदेश को बाबर ने अपना केंद्र बना लिया था, यह हम बोल सकते हैं मुख्यालय बना लिया था। बाबर कहां से शासन करना पसंद कर रहा था, तो वो काबुल अफगानिस्तान से कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि शासन करना पसंद कर रहा था। जब ये भारत में था तो इसने बोला था कि मेरी मृत्यु के बाद मुझे दफन भी कहां करिएगा, काबुल में दफन करिएगा, ऐसे इसकी ख्वाहिश थी। 15 दिसंबर 1525 को पुनः भारत के क्षेत्र में आया, क्योंकि ये जानकारी मिलती है कि दौलत खां लोदी, ये दौलत खां जो रहा, ये चाचा रहा इब्राहिम लोदी का, जो इब्राहिम लोदी भारत पर इस समय शासन कर रहा था। दौलत खां जो था ये चाचा रहा, ये पंजाब के क्षेत्र में था। इसके अलावा बहार खां लोहानी, बिहार का सूबेदार मिलता, बहार खां लोहानी। ये और कुछ लोगों का ये कहना है कि राणा सांगा भी इसमें शामिल थे, हालांकि इस बात की जानकारी पुष्टि ज्यादा नहीं होती है। ये वो लोग थे जो सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से परेशान थे, क्योंकि दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी वो शंकालु प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वो ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने गुप्तचरों की भी गुप्तचरी करवा ली थी। उसकी शंका और उस व्यवस्था के कारण लोग बहुत परेशान हो चुके थे, और लोग जब बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने इस सुल्तान को हटाने के लिए बाबर को देखा कि अफगानिस्तान के काबुल क्षेत्र में है, तो उसको न्योता भेज दिया कि भाई आके और हमारे देश पर आक्रमण करके इब्राहिम लोदी को हरा दीजिए। कैसे लोग थे, अपने ही देश पर आक्रमण करने के लिए दूसरे लोगों को निमंत्रण भेज रहे हैं, ये मूर्खता थी दोस्तों, गधे थे ये लोग। खैर, तो बाबर आ जाता, और बाबर आकर पानीपत के मैदान में लगभग 6 महीने पहले ही अपना डेरा डालकर और अपनी प्लानिंग करना शुरू कर देता है। और बाबर जब भारत आता है तो पानीपत का युद्ध हम लोगों को देखने को मिलता है 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इस युद्ध में एक तरफ बाबर की सेना है और दूसरी तरफ हम लोगों को इब्राहिम लोदी की सेना देखने को मिलती है। अब इब्राहिम की सेना और बाबर की सेना आमने सामने, लगभग बोलते हैं कि 40,000 के आसपास सैनिक बाबर की सेना में थे, और इब्राहिम लोदी की सेना में 1 लाख सैनिक थे, जिसमें हाथियों की बहुत बड़ी सेना देखने को मिल रही थी। लेकिन बाबर ने 6 महीने पहले आकर यहां अपनी पूरी योजना को बना दिया। बाबर ने देखा कि एक तरफ तो पानीपत शहर आ गया, अब शहरी क्षेत्र से आक्रमण होगा नहीं, इधर से सेना आ रही है बाबर की। इसने क्या किया, इधर एक खाई खुदवा दी। अब जो भी आक्रमण होगा वो कहां से होगा, बोले सामने की तरफ से आक्रमण होगा। इब्राहिम लोदी की अगर सेना आएगी तो वो इस क्षेत्र से आएगी। इसने क्या किया, यहाँ पर अपनी पूरी सेना को व्यवस्थित किया। एक ऊपरी क्षेत्र में यहाँ पर अपने धनुर्धर बिठा दिए जो इस सेना पर धनुष बाण का आक्रमण करने वाले थे। यहाँ इसने क्या किया, बीच में इधर से इधर एक खाई खुदवा दी, जिस पर पत्ते वत्ते ढक दिए गए, और उसमें सीधे ऐसे खड़े डंडे लगवा दिए भाले, जिससे कि कोई भी इसमें गिरे तो वो भाले घुस जाए तो वो मर जाए। ये प्लान पूरा था हाथियों की सेना के लिए, हाथियों की सेना के लिए इस प्रकार का प्लान था। अब यहाँ पर क्या किया, एक छोटी सी टुकड़ी सेना की यहाँ लगाई गई, ये कहलाता था दोस्तों स्काउट। ये स्काउट दल होता था यहाँ। स्काउट दल क्या करने वाला था, इस सेना को आकर्षित करने वाला था। ये थोड़ा सा आगे बढ़ता
थोड़ा सा ही आगे बढ़ता तो ये सैनिक आगे बढ़ने लगते, तो इनको आगे की तरफ बुलाने के लिए स्काउट जैसे सैनिक होते थे, और जैसे ही आगे बढ़ते थे ये लोग आगे बढ़ते थे, तो यहाँ पर इसने क्या किया, लगभग 700 बैलगाड़ी लगा रखी थी। कितनी? 700 बैलगाड़ी लगा रखी है। बैलगाड़ी का मतलब ये था कि बैलगाड़ी पर लगी थी तोपें लगी थी बैलगाड़ी पर। तो यहां पर इसने क्या किया, लगभग 10-10 फीट के अंतर पर एक चमड़े के पट्टे से जोड़कर, है ना, यहां पर चमड़े का पट्टा हो गया, फिर यहां सेना, चमड़े का पट्टा, फिर यहां, ऐसे इसने बैलगाड़ी लगा दी, और फिर पीछे इसकी ये सेना पूरी तैनात रही। बीच में यहां पर बाबर होता था और उसके पीछे फिर एक सेना होती थी। मुगल सेना हमेशा इसी प्रकार से आक्रमण करती थी। यहां सेना, यहां गड्ढा हो गया, यहां पर बैलगाड़ी तोप लगा दी गई, यहां पर बाबर की सेना हो जाएगी और पीछे फिर कुछ सैनिक होते थे। तो इस प्रकार से सैनिक जमाते थे। ये सेना जो होती थी अंतिम रूप से आक्रमण करके विजय सुनिश्चित करने का काम करती थी। यहां धनुर्धर होते थे, यहां पर और यहां पर ये पूरी सेना थी। ये लेफ्ट साइड होता था तो लेफ्ट विंग बोलते थे इसको, ये राइट विंग होता था। यहां से घुड़सवार सैनिकों को रखा जाता था, जो तीव्र घुड़सवार सैनिक होते थे वो यहां रखा जाते थे, ताकि जो तुलगमा नीति जो बाबर प्रयोग करता था, आगे हम समझेंगे क्या है, कहां से प्राप्त की थी, तुलगमा नीति के तहत वो उसको पूरी तरीके से कर सके। अब बाबर क्या करता था कि ये सैनिक आगे जाते थे, यहां से दूसरे सैनिक आगे आए, हाथी वगैरह आ जाते थे, तो वो यहां गिर के मरने लगे। और ये सैनिक क्या करते थे कि यहां से सीधे ऐसे जाते थे, सीधे। अब सीधे ऐसे जाते थे तो क्या होता था कि इनके कुछ सैनिक जो होते थे उनको पीछे के पीछे रोक लेते थे, जिससे कि आगे की सेना और पीछे की सेना में डिस्टेंस ज्यादा हो जाता था, क्योंकि इन घोड़ों ने इसके सैनिकों को पीछे रोक लिया, उनको वहां खत्म कर देते थे और पीछे की तरफ से ऐसे आक्रमण करते थे ये। अब बाबर के सैनिक पीछे से भी आ गए, आगे से भी आ गए, दाएं से भी बाएं से। अब ये सेना जो है ये घिर जाती थी बीच में, और ये इसलिए किया जाता था कि सेना का मानसिक स्तर, मनोबल गिरा दिया जाए, उनके अंदर हड़कंप मच जाए, और भगदड़ के कारण सेना अपने आप ही डर जाती थी। और यही हुआ इब्राहिम लोदी के समय पे। इस प्रकार से पूरी युद्ध की व्यवस्था की गई। तोपों ने क्या काम किया इस युद्ध में, 1 लाख की सेना के साथ तोप जब गिरी तो तोपों के कारण हाथी जो थे वो भड़क गए और हाथी पीछे की तरफ भागने लगे, और उन्होंने इब्राहिम लोदी की सेना को कुचल दिया। एक लंबे समय तक ये पूरा युद्ध चला इस प्रकार का, और 1 लाख की इब्राहिम लोदी की सेना बाबर से पानीपत के पहले युद्ध में हार जाती है दोस्तों। और इस हार के बाद इब्राहिम लोदी का सिर जो था वो मैदान में पड़ा हुआ था, धूल से सना हुआ। बाबर उसके पास पहुंचता है, उसके बाल पकड़ के उसकी खोपड़ी को उठाता है और कहता है कि तुम बहुत बहादुर से लड़े। ये था भी क्योंकि इब्राहिम लोदी के पास कई बार मौका आया कि वो युद्ध भूमि से भाग जाता। उसके सेनापति ने कहा कि देखिए सुल्तान, तुम निकल जाओ, क्योंकि तुम अगर चले जाओगे तो तुम दोबारा से सेना संगठित करके इस पर आक्रमण कर सकते हो। लेकिन इब्राहिम लोदी ने कहा कि भागने से कुछ नहीं होगा, अभी हम लोगों को लड़ना है। और इब्राहिम लोदी ने वीरता से लड़ाई की, लेकिन मारा गया। इब्राहिम लोदी मारा गया युद्ध में, और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रख दी गई दोस्तों। और इस प्रकार से इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में लड़ता हुआ मारे जाने वाला सल्तनत काल का पहला सुल्तान बना। बाबर के बारे में मुख्य तथ्य को देखें दोस्तों, तो उज्बेकों से इसने तुलगमा नीति सीखी थी दोस्तों। और इसने तोपों की कला जो थी वो ईरान पर आक्रमण के दौरान सीखी थी, वहां से सीखी थी। और इसने तोपों को सजाने की जो विधि थी उसको उस्मानी विधि कहते हैं, क्योंकि उस्मानिया जो था, उस्मानियाई लोग जो थे, उनके खिलाफ इसने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था, इसलिए इसको उस्मानी विधि कहा गया, जिसको रूमी विधि भी कहते हैं। बाबर ने अलग से एक तोपखाना विभाग बनवाया और उस्ताद अली और मुस्तफा खां को इस तोपखाना विभाग का हेड बनाया था। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ। बाबर जीत गया। जब बाबर जीता तो बाबर ने एक चांदी का सिक्का सभी लोगों को बांटा था, काबुल वासियों को एक चांदी का सिक्का बांटा था, इसलिए बाबर को कलंदर भी कहा गया। बाबर के बारे में जानकारी उसकी आत्मकथा से मिलती, जिसका नाम था बाबर नामा। इसको बोल सकते हैं तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता, तुजुक ए बाबरी भी कहा गया। इसकी रचना स्वयं बाबर ने की थी और तुर्की भाषा में यह रचना की गई थी। इससे पता चलता है कि बाबर जो था वो एक विद्वान भी था और इसने तुर्की, अरबी, फारसी भाषा को ही जानता था, लेकिन अपनी आत्मकथा बाबरनामा इसमें लिखी। इस बाबरनामा में बाबर ने 5 मुस्लिम राज्यों की व्याख्या की। उस समय जब भारत पर उसका आक्रमण हुआ था, एक बंगाल में, दिल्ली में, मालवा में, गुजरात में और बहमनी में। इसके अलावा 2 हिंदू राज्यों की बात भी की थी, विजयनगर और मेवाड़ का। विजयनगर के शासक थे कृष्णदेव राय को बाबर ने कहा कि यह भारत का उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसके अलावा बाबर कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि प्रकृति प्रेमी भी था। इसने भारत के नदियां, पर्वत, पहाड़, झील, झरने, वन आदि का उल्लेख किया और इसने कहा कि भारत जो रहा वो हर प्रकार से संपन्न प्रदेश रहा। लेकिन ये कहता है कि भारत के लोग जो थे वो लड़ना नहीं जानते थे, सिर्फ मरना जानते थे, इसलिए भारत के लोग मर गए। खैर, बाबर को बागान लगाने का शौक भी था, इसलिए इसको बागानों का राजकुमार कहते थे। और जब इसकी मृत्यु हुई तो इसको आगरा के आरामबाग में दफनाया गया था। लेकिन जब
इसकी इच्छा को देखा गया तो इसको वहां से उखाड़कर काबिल में दफनाया गया था, क्योंकि बाबर की मृत्यु लगभग 26 दिसंबर 1530 को हो गई थी। लगभग भारत पर 5 बार आक्रमण किया, 5 बार भारत पर बाबर ने आक्रमण किया था, और जो पानीपत का आक्रमण था वो 5वां आक्रमण था, ये याद रखिएगा। 5वां कौन सा था? पानीपत वाला था। और इन 5 बार आक्रमणों में इसने भारत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, अपने साम्राज्य को स्थापित किया। तो यहां याद रखिएगा कि 5 बार आक्रमण करके लगभग 26 दिसंबर 1530 को इसकी मृत्यु, इसका उत्तराधिकारी हुमायूं बना था। दोस्तों हुमायूं के बारे में हम अगली क्लास में देखेंगे। जब बाबर भारत आया तो ये भारत में 2 नए खेल लेकर आया था। एक खेल का नाम था दोस्तों गंजीफा। ये गंजीफा जो है ताश का खेल था, और इसके अलावा ये लाया था इश्कबाजी। इश्कबाजी कबूतरों का खेल था। तो इश्कबाजी जो था वो बाबर का प्रिय खेल था, ऐसा भी जनरली बताया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम जब बाबर की बात कर रहे हैं तो बाबर जो रहा उसने पानीपत के युद्ध के बाद अपने अभियानों को जारी रखा। पानीपत के युद्ध के बाद इसने अगला जो किया था अभियान वो खानवा का युद्ध था, चंदेरी का युद्ध था और घाघरा का युद्ध था। खानवा का युद्ध था वो राणा सांगा के खिलाफ किया गया था, और एक कहानी से हमें यह भी मिलता है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा से जो लड़ाई हुई थी उसमें बाबर को पहले परास्त कर चुका था, लेकिन बाबर भाग गया था। उसके बाद दूसरे युद्ध में राणा सांगा की पराजय होती है। यह युद्ध होता है दोस्तों 1527 में, ठीक है। और 1527 में युद्ध होता है लगभग कब? 17 मार्च को, 17 मार्च 1527 गर्मी के मौसम में, ठीक है। फिर होता है चंदेरी का युद्ध। ये होता है मेदिनी राय, मेदिनी राय के साथ युद्ध होता है। चंदेरी में प्रवेश करने के लिए, इसको मालवा का उत्तर से प्रवेश द्वार कहते थे। चंदेरी का किला बहुत ऊंचा था दोस्तों। चंदेरी के राजा को हराने के लिए बाबर को बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी, और यहाँ क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए इसने एक पहाड़ी को काट दिया था। तो वहां पर कहीं ना कहीं इसके आज भी साक्ष्य मिलते हैं। लगभग 1528 को यह युद्ध हुआ था दोस्तों, और इसकी तारीख भी 29 जनवरी के आसपास आपको मिलती है। इसके अलावा घाघरा का युद्ध हुआ था दोस्तों महमूद। ये एक अफगान था। इस महमूद अफगान के खिलाफ, ये अफगानों के खिलाफ था, और इस युद्ध को आप 1529 में देखते हैं लगभग 6 मई के आसपास। तो बाबर ने पानीपत के युद्ध के बाद ये लगातार 3 विजय और की थी। इसलिए कहते हैं कि बाबर ने पानीपत में पानी पिया, फिर खाना खाया, चादर ओढ़ के घर जाकर सो गया, क्योंकि 1530 में लगभग 26 दिसंबर के आसपास बाबर की भारत में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और पानीपत के क्षेत्र में ही बाबर के सेनापति के द्वारा कहते हैं कि बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई थी उसकी याद में। लेकिन बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए उन्होंने, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे प्राचीन मंदिरों को, रामलला की जगह को ध्वस्त करके उस पर उन्होंने मंदिर बनाया था, जहां आज वर्तमान में हमारा राम मंदिर पुनः स्थापित है दोस्तों। तो ये बाबर की व्यवस्था थी। और बाबर के बाद हम लोग देखें तो हुमायूं का शासन आता, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। हमारा अगला लेक्चर जो होगा वो हुमायूं और शेर शाह सूरी की व्यवस्था पर आधारित होगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर से नए लेक्चर को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।